हेलो दोस्तों। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दोस्ती में अगर आपको धोखा मिले तो आप क्या करेंगे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। ऐसे ही राजू और सिराज अच्छे दोस्त थे, कैसे ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, इस कहानी में ये बताया गया है। चलो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। सिराज और राजू दो पक्के दोस्त थे। वो हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहाँ तक कि उनका कुछ लेन देन भी एक साथ होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। सिराज जब हज पर गया तो राजू पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ गया था, और जब राजू बाहर किसी काम से जाता तो सिराज को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता था। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था, और यही उनकी दोस्ती की निशानी भी थी। सिराज की एक बूढ़ी मौसी थी जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी। सिराज के अलावा उसका कोई नहीं था। सिराज ने किसी तरीके से वो ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। ज़मीन की रजिस्ट्री सिराज के नाम ना होने तक मौसी का खूब ख्याल रखा गया। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार सब मिलता था। लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो सिराज की बीवी रोटियों के साथ मौसी को ताने देने लगी। सिराज भी कुछ नहीं कहता। सिराज की मौसी को उसकी वाइफ ताने मारती। 2-3 बीघा ज़मीन क्या दे दी, मानो खरीद ही लिया हो। मौसी ने कुछ दिन तक तो ये सहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने इसकी शिकायत सिराज से कर दी। लेकिन सिराज ने औरतों के मामले में दखल देना सही नहीं समझा। कुछ दिन तक तो ये सब यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मौसी से ये सब सहा नहीं गया तो उसने सिराज से कहा, बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ रहना सही नहीं होगा। एक काम करो, मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। सिराज ने जवाब देते हुए कहा, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। मौसी ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। पर सिराज ने मना कर दिया। इस पर मौसी गुस्सा हो गई और उसने पंचायत करने की धमकी दे दी। इस पर सिराज हंसा और बोला, हाँ ज़रूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाए, मैं भी कब तक ये सब सहता रहूँगा। सिराज को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके ही पक्ष में जाएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो सिराज के एहसानों तले दबा ना हो। कोई उससे बिगड़ना भला क्यों चाहेगा। उसे अपनी जीत पर विश्वास था, क्योंकि आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इस बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी लिए एक गांव से दूसरे गांव दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था। गांव में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसको बुढ़िया ने अपना दुखड़ा ना सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया की बातों को ऊपर ऊपर से ही सुना। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने बुढ़िया की बातों को गौर से सुना हो। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया राजू के पास पहुंची। अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसने राजू से कहा, बेटा तुम भी मेरी पंचायत में आना। राजू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी, गांव के और लोग तो आएंगे ही। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रो आई, अब आना ना आना उनके अधिकार में है। इस पर राजू ने कहा, आने को तो आ जाऊंगा मौसी, पर वहाँ मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मौसी ने पूछा, क्यों। जवाब में राजू ने कहा, सिराज मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। मौसी बोली, तो क्या बिगड़ने के डर से अपने दिल की बात नहीं कहोगे वहाँ। राजू मौसी के इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके दिलो दिमाग में यह सवाल बार बार गूंजे जा रहा था। शाम के समय पंचायत बैठी। सिराज ने पहले से ही पंचायत के बैठने के लिए इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई और बूढ़ी मौसी ने सरपंच से निवेदन करते हुए कहा, सरपंच जी, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी ज़मीन सिराज के नाम कर दी। इसके बदले में इसने मुझे रोटी कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे तैसे काट लिया, पर अब रोज़ रोज़ का सहा नहीं जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है और ना ही कपड़ा। अब इस उम्र में कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती। ऐसे में तुम लोगों के सिवा मैं किसे अपना दुख बताऊं। सिराज से पूछा, हाँ मियाँ, जो कहना चाहो अभी कह लो, बाद में जो सरपंच कहेंगे वो फैसला तुम्हें मानना होगा। सिराज को फिलहाल सदस्यों में वही लोग दिखाई दे रहे थे जिनसे किसी न किसी कारण उसका मन मुटाव था। सिराज ने सरपंच जी को उत्तर देते हुए कहा, मेरे लिए सरपंच का हुक्म अल्लाह के हुक्म की तरह है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस पर बूढ़ी मौसी सिराज से बोली, सरपंच किसी के दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होते। अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है तो रहने दो। तुम राजू को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, तो मैं उसे ही सरपंच बनाती हूँ। ये बात सुनकर सिराज अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए सिराज ने कहा, चलो राजू भी ठीक है, मेरे लिए तो जैसे सरपंच जी है वैसे राजू भी है। राजू ने जैसे ही ये बात सुनी
तो वो थोड़ा चौंक गया और बोला, अरे मौसी, तुम तो जानती हो कि मैं और सिराज बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पर मौसी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान तो नहीं बेचता। इस पर राजू ने सिराज से कहा, देखो मैं और तुम पुराने दोस्त हैं, हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन अब सरपंच से जो भी निवेदन तुम्हें करना है वो करो। राजू की बात सुनकर सिराज ने सोचा कि राजू ये सब बातें केवल दिखावे के लिए ही कर रहा है। इसीलिए सिराज पूरे विश्वास के साथ बोला, सरपंच जी, मेरी मौसी ने अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दी थी। इसके बदले में मैंने उनका ख्याल रखना कबूल किया था। इस बात का खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी मौसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी, लेकिन औरतों में आपस में अनबन रहती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा मौसी मुझसे अब महीने का खर्च अलग से देने को बोल रही है। इन्होंने मेरे नाम अपनी कितनी जायदाद की है ये सभी लोगों को पता है, और उससे इतना लाभ नहीं है कि मैं मौसी का महीने का खर्चा निकाल सकूं। अगर ऐसा होता तो मैं इस तरह के झमेले में पड़ता ही नहीं। बाकी सरपंच जी को जैसा ठीक लगे वैसा फैसला करे। राजू को कभी कभार कोर्ट कचहरी का काम पड़ ही जाता था, इसीलिए वो कानून के बारे में अच्छी समझ रखता था और कानून का भी पक्का था। इसलिए उसने सिराज से तर्क करना शुरू किया। राजू का एक एक सवाल सिराज को बहुत खटक रहा था। वो इस बात को लेकर हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले तक राजू किस तरह की बातें कर रहा था और अब एकदम से ना जाने उसे क्या हो गया। सिराज अभी इसी सोच विचार में था कि इतने में राजू ने अपना फैसला सुनाया। सिराज सरपंच ने तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि मौसी को तुम्हें हर महीने खर्च देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं हो तो जो जायदाद तुमने ले रखी है उसे रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनकर सिराज के होश उड़ गए। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये फैसला उसका दोस्त सुना रहा है या फिर उसका कोई दुश्मन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हो। अब सिराज को बस हर वक्त यही बात खाई जा रही थी कि वो अपने साथ हुए इस धोखे का बदला कब ले। आखिर वो दिन आ ही गया और सिराज को राजू से बदला लेने का मौका भी मिल गया। राजू बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाया था, जिसमें से एक बैल की मौत हो गई। इस पर सिराज सबसे कहता फिरता, यह तो उस धोखे की सजा है। इंसान चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो खुदा सब देखता है। वही राजू को इस बात का शक था कि उसके बैल की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई है, बल्कि हो सकता है कि सिराज ने बैल को जहर दिया हो। चौधराइन ने भी इसे लेकर हाँ भरी। इसी बात को लेकर एक दिन चौधराइन और सिराज की बीवी के बीच में काफ़ी बहसबाजी भी हुई। अब राजू को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले बैल का करे भी तो क्या करे। गांव में ही एक समझू साहू नाम का व्यक्ति था। वो इक्का गाड़ी चलाता था। उसका काम गांव से गुड़ लाद कर शहर की मंडी ले जाना और वहां से तेल और नमक लाना था। समझू का मन राजू के बैल पर आ गया था। उसने देखा कि बैल काफ़ी अच्छा है तो दिन में 2 से 3 चक्कर शहर के हो जाएंगे। तो उसने इस बारे में राजू से बात की और एक तय दाम में बैल ले जाकर अपने खूंटे में बांध दिया। समझू को नया बैल क्या मिला वो फूले ना समा था। दिन में 4-4 चक्कर शहर के लगाने लगा। ना उसे बैल के चारे की फिक्र होती और ना ही उसके पानी की। रात को बस रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया करता था। बेचारा बैल दम नहीं ले पाता था कि समझू उसे फिर हाँक देता। एक दिन शहर का चौथा चक्कर लगाकर समझू साहू वापस आ रहा था। उसने इक्के पर 2 गुना वजन लादा था। दिन भर की थकान से बैल मुश्किल से ही चल पा रहा था। अंधेरा होने वाला था और समझू को पहुंचने की जल्दी लगी थी। ऐसे में वो उसे कोड़े मारकर भगाता जाता, लेकिन अंत में जानवर से सहा नहीं गया और वो धरती पर गिर पड़ा। बैल गिरा भी ऐसा कि उसने अपनी जान दे दी। दिन भर के चक्कर लगाने के बाद साहू जी के पास कोई 250 रुपये कमाई बनी थी, जो उसकी कमर में बंधी थी। इसके अलावा नमक के बोरे भी गाड़ी में थे। ऐसे में गाड़ी को छोड़कर भी वो जा नहीं सकता था। इस तरह उसने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। पहले हुक्का और फिर चिलम पीकर साहू जी अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ना जाने कब आँख लग गई। जब नींद खुली तो इसके साथ ही होश भी उड़ गए। कमर से बंधी थैली गायब थी। इस घटना को करीब 1 महीना बीत गया। राजू जब अपने बैल के पैसे लेने साहू जी के पास गया तो मामला ही उल्टा पड़ गया। साहू और उसकी बीवी भी उस पर चिल्ला पड़ी। साहू चिल्लाते हुए बोला, यह हमारी पूरी कमाई लुट गई और इन्हें पैसों की पड़ी है। कमज़ोर बैल थमा दिया और अब उसके भी पैसे मांगने चले। अगर तसल्ली नहीं मिलती तो हमारा बैल बाहर बंधा है, उसे ले जाओ, महीना 2 महीना उससे काम करवा लो, इससे ज़्यादा क्या लोगे।
राजू पहले तो शांत रहकर मामला दबाने में लगा रहा, लेकिन यहाँ सवाल पैसों का था तो वो भी गुस्से में बोला। दोनों का शोर सुनकर गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों को शांत करवाते हुए उन्हें पंचायत करने की सलाह दी। राजू और समझू साहू दोनों इसे लेकर राजी हो गए। फिर क्या था, घटना के ठीक तीसरे दिन पंचायत बैठी। सरपंच जी ने कहा, देर क्यों करे, बोलो राजू तुम किसे पंच चुनोगे। राजू ने कहा, समझू साहू ही निर्णय करे। इस पर समझू खड़ा हुआ और बोला, मैं सिराज को चुनता हूँ। सिराज का नाम सुनते ही राजू पीला पड़ गया। इस पर सरपंच जी ने पूछा, क्यों राजू, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं। राजू ने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सिराज ने जैसे ही सरपंच की जगह ली, उसके मन में ये भाव पैदा हुआ कि मैं इस वक्त धर्म के सबसे बड़े स्थान पर बैठा हूँ। मैं जो कहूँगा वो अल्लाह की आवाज़ होगी, इसलिए मुझे सत्य के मार्ग पर ही चलना है। पंचायत शुरू हुई और दोनों पक्षों से सवाल जवाब का सिलसिला भी। इस बात को लेकर सभी की सहमति थी कि समझू को बैल का खरीद मूल्य तो देना ही होगा, लेकिन दो पंच इस बात को लेकर समझू को थोड़ी राहत देना चाहते थे, क्योंकि बैल के मर जाने से उसे भी हानि हुई थी। लेकिन इसके उलट दो पंच समझू पर बैल के मूल्य के अलावा उस पर अतिरिक्त दंड राशि भी लगाना चाहते थे, ताकि कोई दूसरा पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। अंत में सिराज खड़ा हुआ और फैसला सुनाते हुए बोला, राजू और समझू साहू, पंचों ने पूरे मामले पर अच्छी तरह से सोच विचार कर यह निर्णय लिया है कि समझू साहू राजू को बैल के पूरे पैसे देगा, क्योंकि जब बैल खरीदा गया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत उस पर किए जुल्म और कड़े परिश्रम से हुई है। इस पर सरपंच जी खड़े होते हुए कहते हैं, समझू साहू ने बैल को अपने किए की वजह से मारा है, इसीलिए उससे तो अतिरिक्त दंड भी लेना चाहिए। इस पर सिराज ने कहा, यह दूसरा मसला है, इसे अभी उठाने का कोई मतलब नहीं। इस पर साहू बोले, पर समझू को भी थोड़ी रियायत तो मिलनी चाहिए। इस पर सिराज ने कहा, ये राजू का खुद का फैसला है, अगर वो समझू को रियायत देता है तो ये उसका बड़प्पन होगा। पंचों का ये फैसला सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और जोर से नारा लगाते हुए बोला, सरपंच जी की जय। पंचायत में मौजूद सभी लोग राजू के साथ ये नारा लगाने लगे। हर कोई सिराज के न्याय नीति की तारीफ कर रहा था। पंचायत खत्म होने के बाद सिराज राजू के पास आया और रोते हुए उसे गले लगा लिया। सिराज बोला, भाई राजू, जब तुमने मेरी पंचायत का फैसला सुनाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन बैठा था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम पंच का स्थान लेते हैं तो ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सच और न्याय के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह बात सुनकर सिराज भी रोने लग गया। दोनों के बीच जो बुराई का महल था वो आंसुओं से धुल गया और दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब हमारे हाथ में निर्णय लेने की शक्ति हो तो हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक आदर्श न्यायकर्ता वही है जो सबको समान रूप से देखे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।